टिकट मिलने में क्या बहुत देरी हुई? मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। टिकट का कोई वो प्रॉब्लम नहीं था, देरी से हुई। ना वो प्यार, ना समर्पण भाव, ना हमारे साथ इश्यूज को उठाना, ना आंदोलन की बात, ना लोगों के बीच जाने की बात। ऑफिस में बैठे बैठे राजनीति करो, 5 साल इलेक्शन आएगा तब बाहर निकल आएंगे। खैर वो तो बीत गई बात, क्या उसके बारे में बात करें। छोड़ आए वो गलियां, उनको मुबारक हो, उनकी गलियां, उनकी दुनिया। उस कांग्रेस पार्टी ने मेरी जवानी तो ले ली, पर वो जो हम चाहते थे वो नहीं कर पाए। देखिए ऐसे तो नहीं है कि 27 साल भाजपा की सरकार गुजरात के अंदर है, उसके कुछ तो रीजन रहे होंगे। आपको बताऊं कि कंपटीशन है ही नहीं। जो कंपटीशन है ही नहीं। अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कौन रोक सकता है। पिछली बार गुजरात में उन्होंने प्रयास किया था, ज्यादातर जमानत जब्त हो गई। गुजराती बहुत स्वाभिमानी लोग हैं, हम दाल चावल दाल ढोकली वाले लोग हैं, हमको वही वर्षों से अच्छा लगता है, हम क्यों दूसरा टेस्ट करें। कोई बदलाव नहीं आएगा, मैं आपको दावे से बोलता हूँ 150 से ज्यादा। हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल और आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीपी लाइव। और गुजरात इलेक्शन की कवरेज पर एबीपी लाइव की टीम पहुंच चुकी है। ये आपको पता ही है कि यार इस वक्त हमारे पास ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके बारे में आपने बहुत चर्चा सुनी होगी। बीजेपी, कांग्रेस, कौन नहीं चाहता है इनको। फिलहाल ये बीजेपी के साथ है और यहाँ पे यानी कि गांधीनगर साउथ से कैंडिडेट भी अनाउंस हो गए हैं बीजेपी के। नामांकन भरने जाने की बड़ी जल्दी है सर को। आज बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं, पर लेकिन हम आपसे बात करेंगे और बात करे बिना जाने नहीं देंगे। अब आपसे बात करी है तो सबसे पहला सवाल तो यही होगा, टिकट मिलने में क्या बहुत देरी हुई? सीट तय होने में बहुत देरी हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी की एक सिस्टम होती है और इस सिस्टम में जितनी सीटें बाकी थी 25 से ज़्यादा, वो सेकंड या थर्ड लिस्ट के अंदर मेरा नाम था जी। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट आफ्टर ऑल तो पार्टी तय करती है कि किसको कहाँ से लड़ना है। मैं राधनपुर का कैंडिडेट था तो पार्टी को इधर लाना था, तो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। बट मेरे पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, आदरणीय अमित भाई शाह साहब और सीएम भूपेंद्र पटेल साहब और CR पाटिल, JP नड्डा जी का सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे अर्बन इलाके के अंदर अब लाए हैं। मैं गांव के अंदर काम करता था, अब शहरी इलाके में लाए हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारी और बहुत सारा विश्वास करके लाए। तो उन विश्वास, उन भरोसों पे कायम होने का प्रयास करूंगा। ठीक है, उन्होंने जो भी तय किया है, टिकट का कोई वो प्रॉब्लम नहीं था, पर देरी से हुई, देरी से आए। तो हमारे साथ अल्पेश ठाकुर जी हैं, जो अल्पेश जी जो टिकट पे आप लड़ रहे हैं वो गांधीनगर साउथ से है। तो सर आपने खुद ही जिक्र कर दिया कि पहले राधनपुर से थे, तब आप कांग्रेस के कैंडिडेट थे। ऐसा क्या हो गया, इतनी जल्दी क्यों कांग्रेस का साथ छोड़ना पड़ गया? देखिए, जहाँ पे जिन मुद्दों को लेके उनके साथ जुड़े थे, या हमें लगता था कि एक परिवार भाव के साथ उनके साथ जुड़ेंगे, हमें लगता था कि हमारी समस्याओं को जानेंगे, हम जिन मुद्दों के लिए लड़े हैं या हम जो चाहते हैं उसके लिए वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। ना वो प्यार, ना समर्पण भाव, ना हमारे साथ इश्यूज को उठाना, ना आंदोलन की बात, ना लोगों के बीच जाने की बात। ऑफिस में बैठे बैठे राजनीति करो, 5 साल इलेक्शन आएगा तब बाहर निकल आएंगे। अच्छा। ऐसी राजनीति हमें पसंद नहीं थी। और एक ऐसा भी था कि जिन लोगों को लेके मैं आया था, बार बार उनको अपमानित किया जाता था, बार बार नज़रअंदाज किया जाता था, बहुत सारी बातें थी। वो प्रॉब्लम था गुजरात का था। अब खैर वो तो बीत गई बात, क्या उसके बारे में बात करें। छोड़ आए वो गलियां, अब वो वहाँ पे क्या अब उसकी बात करें। उनको मुबारक हो, उनकी गलियां, उनकी दुनिया। बट भाजपा एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी सोच रखती है, गरीब, पिछड़ा, आम आदमी हर घर तक वो विकास की बात जाए, विकास हो, शिक्षा की बात हो, आरोग्य की बात हो, रोजगार की बात हो, हर सुविधा की बात हो, वो भाजपा करती है और उसने हमारी बात को सुना है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो शक्तियों को समझती है, एक ऐसी पार्टी है जो शक्तियों को समझ के उस शक्तियों का बखूबी यूज़ करती है। जहाँ पे जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो लोगों के बीच जा रहे हैं, जो लोगों को समझ रहे हैं या लोगों का प्यार पा रहे हैं, उन सबको अपने साथ रख के, उन लोगों की साथ लेके, उन तबके के लोगों को सरकार की विकास की धारा में लाने का प्रयास करती है।
ठीक है सर, अभी तो चलिए आप बीजेपी के साथ हैं, आपने पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी बहुत कुछ देखा होगा कि क्या कल्चर है, पर कहीं ना कहीं ये लड़ाई तो खिलाफ से शुरू हुई थी, तो ऐसा आपको कब लगा कि नहीं ये नहीं, यहाँ पे स्विच करते हैं और ये जो डायरेक्शन है जो आपने बीती सारी बातें बताई कि चेंज आपने देखा, ये क्यों आपके दिल और दिमाग में आया कि करना देखिए, चाहिए? कोई खिलाफ से लड़ाई तो शुरू नहीं हुई थी। हम्म, हमारी लड़ाई शुरू हुई थी मांगों से। हम्म, हम जो मांगते थे, जो थोड़ी बहुत कमियां थी, विफल नीतियां थी, हम्म, उनके खिलाफ हम बोल रहे थे। हम्म, हम चाहते कि ये नीतियां दुरुस्त हो, हम चाहते थे कि उन अंधेरे गलियारों में, अंधेरे घरों में उजाला हो। उन मुद्दों को लेके हम जुड़े थे। और आपको दूसरा ये भी बताऊं, मेरी जवानी के 20 साल मैंने कांग्रेस पार्टी को दिए, जी, और उस कांग्रेस पार्टी ने मेरी जवानी तो ले ली, हम्म। पर वो जो हम चाहते थे वो नहीं कर पाए। तो बीजेपी ने सेटिस्फाई कर दिया फिर आपको, जो आपकी नहीं, मांगे मेरी थी वो आपको लगा कि पूरी हुई? नहीं, आपको वही बता रहा हूँ हम्म, कि अभी 3 साल हुए हैं, हम्म, बट जहाँ पे भी जिस तबके की, जिस इलाके में या जिसकी भी बात हुई है डेवलपमेंट की, या उन पिछड़ों की या गरीबों की, हम्म, तो उन ज़्यादातर सभी बातों को माना है उन्होंने। एक सरकार की जो जिम्मेदारी होती है, हर तबके के लोगों के सुख सुविधा की ख्याल रखे, हर तबके के लोगों को समझे, हर तबके की समस्याओं का हल करे, तो वो भाजपा की सरकार बखूबी कर रही है। देखिए, ऐसे तो नहीं है कि 27 साल भाजपा की सरकार जी, गुजरात के अंदर है, हम्म, तो उसके कुछ तो रीजन रहे होंगे। हम्म, रीजन यही है कि जो किसान थे उनके खेत तक पानी पहुंचने लगा, हम्म, जो सड़कें बदहाल थी वो दुरुस्त हो गई, हम्म, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ था वो दुरुस्त हो गया। हम्म, यानी जो शिक्षा आरोग्य की जो सुविधाएं थी वो सब कुछ दुरुस्त होगी, कर रहे हैं। और थोड़ी बहुत कमियां होगी, बट ज़्यादातर उन समस्याओं को हल करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है सर, कांग्रेस की बात हमने आपसे कर ली, बीजेपी की बात कर ली, एक थर्ड पार्टी एंटर हो गई है, आम आदमी पार्टी, और बार बार क्लेम कर रहे हैं कि बदलाव तो हम ही लेकर आएंगे, गुजरात में बदलाव लेकर आएंगे। इसी के साथ उन्होंने ना सुदान गढ़वी को उतारा है फील्ड में, और ओबीसी चेहरा बता के उतारा है, और कहीं वहीं एक तरफ हम देखें तो भाजपा में आपका बड़ा स्ट्रांग होल्ड है इस चीज़ में, तो एक क्लियर कंपटीशन देखते हैं कि आपको बताऊं कि कंपटीशन है ही नहीं। जो कंपटीशन है ही नहीं। अब खुद ही राजा और मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखने से कौन रोक सकता है? कोई अब बोल दे हमारा हमारा सीएम पेश है, तो बोलने से थोड़ी ना हो जाता है। अच्छा, लोगों का समर्थन चाहिए, लोगों का प्यार चाहिए, वो तो कह आशीर्वाद रहे हैं चाहिए। हमने जनता से पूछ के चुना है हमें। अब मुझे, वो तो 16-17 लाख कॉलिंग की बात कर रहे हैं, मैं तो उनको बोलता हूँ दावे से 1 लाख नंबर भी आप रिलीज कर दीजिए, हम मान लेंगे। अच्छा, एक लोगों को ये वो ग्लोबल प्रचार करते हैं, या और जिस तरह से लोगों को मूर्ख समझते हैं, मैं ये मानता हूँ कि जितने मिस कॉल की बात कर रहे हैं वो लोग, अगर इतने मत भी मिल जाए, उनको वोट भी मिल जाए, तो भी बड़ी बात है। बड़ी बात कह रहे हैं या बड़ी बात, वही तो बोल रहा हूँ, तब भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, क्योंकि पिछली बार भी उन लोगों ने प्रयास तो किया था, कहाँ है वो सभी सीटों में? अगर आप देखें तो नहीं, सभी पंजाब सीटों में में उन्होंने सेम नहीं, चीज़ पर की, पिछली दिल्ली बार में उनका गुजरात में उन्होंने प्रयास किया था। हम्म, ज्यादातर जमानत जब्त हो गई। हम्म, अब वो जो बता रहे हैं हम्म, हम ये देंगे, रेवेन्यू जनरेट कहाँ से करेंगे? अब गुजरात का बजट है 2.5 लाख करोड़ का, वो रेवड़ी बांट रहे हैं 5 लाख करोड़ की, पैसा कहाँ से लाएंगे? अच्छा, क्या हमको भिखारी करना है? क्या स्टेट को भिखारी करना है? हम्म, ये गलत गलत बातें, छोटी छोटी बातें लोगों को हसीन सपने दिखाते हैं। गुजराती बहुत स्वाभिमानी लोग हैं, अच्छा, कितना भी आप वो, पर केजरीवाल जी कहे तो फ्री की रेवड़ी और भाजपा कहे तो ऑप्शंस, आपको बताऊं, भाजपा जैसे बाढ़ आ गई तो भाजपा ने उनकी सहायता के लिए एक प्रॉपर फंड रिलीज कर दिया। राहत पैकेज जैसे हाँ, एक टेम्परेरी, उनको टेम्परेरी बेस पे सहायता देते हैं। जैसे कोरोना आ गया तो उस वक्त अनाज भी दिया, पैसा भी दिया। भाजपा हर तबके के लोगों के लिए रियायत दे रही है। जैसे बैकवर्ड या जो आर्थिक तौर पे लोग सद्धर नहीं है, तो उनके लिए भी, शिक्षा के बच्चों के लिए भी 15 लाख से ज़्यादा वो सहायता दे रहे हैं। जैसे ओबीसी SC ST की योजना है, तो उनके रोजगार के लिए, उनके तबके के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। देखिए, भाजपा कभी मुफ्त देने की बात नहीं करती। भाजपा जो भी देती है, एक ऐसे तबके को प्लेटफॉर्म देने की बात करती है, उनको सहायता करने की बात करती है जो ऊंचा उठ सके। बाढ़ आई तो बाढ़ के अंदर राहत पैकेज जारी कर दिया, जैसे कोरोना आया तो उसमें राहत पैकेज जारी कर दिया, कोई कुदरती आफत आई राहत पैकेज जाहिर कर दिया, कोई सोशली या एजुकेशन आर्थिक तौर पे बैकवर्ड है तो उनके लिए एक
राहत दे दी। ये ऐसे लोगों को ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। सबको हसीन सपने मुंगेरी सपने दिखाने का काम नहीं है। तो आप कह रहे हैं जो वादे आम आदमी पार्टी कर रही है दिल्ली और पंजाब में वो भी पूरे नहीं होंगे? नहीं, अरे आपको बताऊं ना, आज की तारीख में पंजाब में इलेक्शन हो जाए वो उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि पंजाबियों ने जान लिया है। गुजराती टेस्ट नहीं करते इस तरह। गुजरातियों को अच्छी तरीके से हम दाल चावल दाल ढोकली वाले लोग हैं, हमको वही बरसों से अच्छा लगता है, तो हम क्यों दूसरा टेस्ट करें। यानी ये लोग कोई बदलाव नहीं आएगा, मैं आपको दावे से बोलता हूँ। कोई कंपटीशन नहीं। हाँ, दूसरे तीसरे नंबर पे उनको कंपटीशन करने की सबको छूट है। कांग्रेस और आप दोनों को। एक नंबर पे भाजपा है, दूसरे और तीसरे नंबर पे आप आती है या कांग्रेस तो आती है। आप आम आदमी पार्टी को तो बिल्कुल कंपटीशन नहीं देख रहे हैं। नहीं, कांग्रेस को आप देखते हैं कंपटीशन? देखिए, कांग्रेस का एक जनाधार है अभी तक। अच्छा। कांग्रेस का जो मत बैंक है या 20% या 25%, वो आज तक जुड़ा हुआ है। कांग्रेस जिंदा क्यों है? कांग्रेस के नेताओं की वजह से कांग्रेस जिंदा नहीं है। कांग्रेस जिंदा है उसके मतदाताओं की वजह से। आज भी ऐसा मतदाता है जो उनको मानता है, आज भी ऐसा मतदाता है जो उनके साथ है, उसकी वजह से कांग्रेस जिंदा है। बट उसके लीडर जो है वो तो कांग्रेस को पूरा खत्म कर दिया। आने वाला इलेक्शन देखिए, आज की तारीख में गुजरात में डिस्कशन ये हो रहा है कि सरकार तो भाजपा की ही बन रही है, क्या कांग्रेस दूसरे नंबर पर रहेगी या तीसरे नंबर पे। उसका मतलब यही है कि कांग्रेस के नेताओं की गलती की वजह से कांग्रेस का आज ये हाल है। वरना मैं ये मानता हूँ कि 20 या 25% जिसका जनाधार आज भी जिंदा हो, तो उसको कितना प्रयास करना है। दूसरा 10-15% आ जाता है तो विनिंगली वो हो जाएंगे। बट वो भी है कि गुजरात में तीसरा मोर्चा नहीं सफल हुआ। कांग्रेस की फाइट ही रहेगी भाजपा के साथ, दूसरे की नहीं रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा एंड की तरफ चल ही रहे हैं, तो आपने भी जिक्र किया था जब शुरुआत की थी कि गांधीनगर साउथ आपके लिए थोड़ी चैलेंजिंग सीट रहेगी। तैयारी है फुल? एक फुल तैयारी है। मतदाताओं के बीच जा रहा हूँ। वैसे मैं तो लोगों के बीच रहने का आदी हूँ, इस इलाके के हर गांव हर मोहल्ले को जानता हूँ। अच्छा। वैसे मैं भी अहमदाबाद का हूँ और ये हमारा ही इलाका है, तो चैलेंज तो रहेगा। बट कॉन्फिडेंट हूँ कि जहाँ भाजपा के कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी टीम है, जहाँ मेरे पन्ना प्रेसिडेंट, इस असेंबली में 50,000 से ज़्यादा मेरे पन्ना प्रेसिडेंट है, यहाँ हमारा ब्लॉक का फाउंडेशन इतना मजबूत है, हमारा वार्ड तालुका और जिला का फाउंडेशन इतना मजबूत है, उसके दम पे बोल रहा हूँ विनिंग होंगे और बहुत बड़ी लीड के साथ विनिंग होंगे। तो अल्पेश जी के साथ कुछ कैंडिडेट क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक सीधा सीधा क्वेश्चन, सीधा सीधा जवाब। कितनी सीट्स जीत रही है बीजेपी? 150 से ज़्यादा। ठीक है, मोदी फैक्टर पे जीत रही है कि? मोदी साहब तो हमारे हीरो हैं, उनका फैक्टर तो रहेगा ही रहेगा। आज भी गुजराती उनको देख के ही, क्योंकि मोदी साहब एक ईमानदार चेहरा है। मोदी साहब एक ऐसे चौकीदार है जो ना भ्रष्टाचार करने देते हैं किसी को, सब पे ध्यान रखते हैं। मोदी साहब एक ऐसा चेहरा है जो हर तबके के लोगों के डेवलपमेंट का ख्याल रखते हैं। मोदी साहब एक ऐसा चेहरा है जिस पे हर गुजरातियों को, पूरे देश को पूरी श्रद्धा है, विश्वास है। तो वो फैक्टर तो मेन ही है, अब उनका फैक्टर तो रहेगा ही रहेगा। और उसके साथ आदरणीय भूपेंद्र पटेल साहब एक सौम्य चेहरा, बहुत विवेकपूर्ण तरीके से सीएम के चेहरे के लिए काम करते हैं और सबके लिए काम करते हैं। दो फैक्टर रहेगा, इसीलिए तो बोले डबल इंजन की सरकार गुजरात में भूपेंद्र पटेल साहब है और ऊपर मोदी साहब है। ठीक है सर, तो ये थे हमारे साथ अल्पेश ठाकुर जी, जिन्होंने सीधा सीधा क्लियर कर दिया है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में देख ले, हम नंबर 1 है। खैर 8 दिसंबर को पता चल जाएगा कि अल्पेश जी गांधीनगर सीट जीत रहे हैं नहीं, बीजेपी सरकार बना रही है वापस से यहाँ पे कि नहीं, ये आपको 8 दिसंबर को पता चल जाएगा। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।